देखो डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वायर है, इनफाइनाइट वायर, फिर इसमें करंट दे रखा है 10, इसमें 20 है, ठीक है। दस सेंटीमीटर इनके बीच में गैप है, ऐसे ही कुछ। डिस्टेंस फ्रॉम, ये x है वो y है, यहाँ से डिस्टेंस बताना है जहाँ पे क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए नेट। तो कुछ ले लो, r ले लो, r डिस्टेंस पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी और इसकी जो भी होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, यही तो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन आई 10 है अपॉन 2r, यही होता है 2 पाई r पाई, ठीक है कि नहीं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, म्यू नॉट 20 अपॉन 2 पाई, हाँ 10 या फिर 0.1 कर दो, जो भी कर दो, 0.1 मीटर में कर देते हैं, माइनस x, ठीक है कि नहीं। ये करना बस, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी भाई। 10 से कट गया ये जीरो, म्यू नॉट कट गया, 2 पाई कट गया, क्या होगा, ये उधर ले जाओ, 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2r, सॉरी x नहीं है वो r है, तो ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू 0.1, r इज इक्वल टू 0.1/3। ये मीटर है तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 10/3, ठीक है 10/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में एक कॉपर वायर है, लंबी कॉपर वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ फिक्स्ड है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं। मतलब एक वायर ले लो, इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब बैटरी लगा दी, ऐसे कुछ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड बताना है सरफेस पे, सरफेस पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर के सरफेस पे। अच्छा कैसे चेंज होगी रेडियस के साथ, तो इसका रेडियस, इसकी लेंथ ले लो कुछ l, वो फिक्स्ड है, और इसका कुछ रेडियस ले लो, ये छोटा सा जो भी रेडियस होगा, जैसे वायर मान लो इसको, ठीक है, ये रेडियस होता है इसका, वही रेडियस r ले लो। जूम करें तो ऐसे दिखेगी वायर, ये रेडियस और ये लेंथ। हमको बताना है सरफेस पे, बताना है यहाँ सरफेस पे। सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, हाँ अंदर होता है म्यू नॉट आई r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, सरफेस पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर, तो ये कट जाएगा एक, क्या बचेगा, एट सरफेस, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है, रेडियस, अच्छा ठीक है, हाँ तो जो भी है, मतलब देखो इसका रेडियस r दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो r की जगह छोटा r है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अब उसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस v लगा रखा है, ठीक है, तो उसमें करंट कितना होगा v/r,
V बाय आर मतलब रेजिस्टेंस, म्यू नॉट V बाय ये 2 पाई आर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, फॉर्मूले पढ़े ये सब रेजिस्टेंस के, रो रेजिस्टिविटी, लेंथ, लेंथ तो उसकी होगी, अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ऊपर चला जाएगा म्यू नॉट वी अपॉन 2 पाई आर रो एल, और एरिया ऊपर जाए, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ये सब कुछ कांस्टेंट है आर को छोड़ के, क्यों, लेंथ कांस्टेंट, पोटेंशियल रेजिस्टिविटी ये सब कुछ कांस्टेंट, तो एक आर से ये कट गया, तो जो बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू, एक ही तो आर बचा ऊपर, तो बी प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है कि नहीं। क्यों भी समझ में, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक वायर दे रखी है, इसमें क्या करंट है, आई, आई नॉट, और एक यहाँ पे हाँ स्क्वायर, उसकी साइड ए है, ये भी ए है, तो स्क्वायर लूप है, उसमें भी करंट ऐसे घूम रहा है आई, और ये भी डिस्टेंस ए है यहाँ से, ऐसे करके दे रखा है। नेट फोर्स बताना है इसके ऊपर ना, नेट फोर्स, ठीक है। अब नेट फोर्स, ठीक है, इस पे निकालते हैं, ये कितना होगा, फॉर्मूला वही है म्यू नॉट, अरे दो पैरेलल वायर के बीच में होता है ना फोर्स, हाँ हाँ, इस पे F1 ले लो, कैसा लगेगा इन दोनों के बीच में, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, बताओ, अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में करंट, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, F1 ले लो उसको, तो F1 कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2, मतलब आई नॉट आई इंटू लेंथ, लेंथ इसकी, किस पे, जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं उसकी लेंथ, ए अपॉन 2 पाई ए, 2 पाई डिस्टेंस कितना दूर है, ए दूर, तो 2 पाई है, ये होता है ना फॉर्मूला, यही होता है म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस भी उतना ही दूर है ए, उसकी लेंथ भी यही है, ए कट गया तो कुछ आ गया, म्यू नॉट आई नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब इस पे निकालो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, रिपेल करेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला अभी भी इसमें लगा लो, म्यू नॉट I1 I2 नॉट आई इंटू इसकी लेंथ वही ए अपॉन 2 पाई, ये कितना दूर है, ये यहाँ से कितना दूर है, 2a, यहाँ से ये वाली वायर 2a दूर है, 2a, ठीक है, ए कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, अच्छा एक चीज़ है, ये तो देखा ही नहीं, ये वाला क्यों, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, बता दो फोर्स कहाँ लगेगा, डायरेक्शन निकालो, एल क्रॉस बी करो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में किधर होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर होगी, अंदर, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पूरे आसपास एरिया में, तो फिर अब लगाओ इस पे एल क्रॉस बी, इस पे फोर्स बताओ किधर लगे, एल क्रॉस बी, घर पे जाके किया था ये सब, तो एल किधर है, इधर, और बी किधर है, अंदर, तो एल इधर है, बी अंदर है, तो एल क्रॉस बी, ऊपर ऊपर ऊपर, इस पे ऊपर लगेगा, और इस वाले पे नीचे लग जाएगा, क्योंकि इसकी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है,
ये दोनों फोर्स कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर दूरी पे, निकालने की जरूरत नहीं है, कट गए। सिर्फ बचा क्या, F1 और F2, क्योंकि वो अलग अलग है, और माइनस कर दो उनको। नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2, इन दोनों माइनस करोगे क्या आएगा, म्यू नॉट आई नॉट आई अपॉन 4 पाई, यह हाँ, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 की पावर माइनस 7, 10 की, और ये कितना आई नॉट आई, दोनों 10 10 हैं, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। आई नॉट और आई दोनों 10 दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा हो गया इसका, बी हो गया, हाँ बी, ठीक है। तो लिख भी देता हूँ ना यहाँ पे, फर्स्ट का क्या है सी, दूसरे का ए। अच्छा चौथे में आ जाओ, क्या है, अच्छा इसी क्वेश्चन में क्या लगेगा भाई, टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम किधर, मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जिधर करंट घूम रहा है 2 उंगलियों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर, और इसका एरिया वो भी अंदर, अंदर बाहर कुछ भी ले लो, दोनों के बीच में एंगल 0। तो हाँ, तो टॉर्क एम बी साइन थीटा होता है, और थीटा ही 0 है, तो 0 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट भी तो ऐसे ही होता है, लूप के परपेंडिकुलर, और ठीक है, और ऐसे अंदर हो गया, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर है, अंदर ही है, ऐसे ही होता ना। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखना है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर है, एंगल 0 हो गया, टॉर्क 0, ठीक है। तो चौथे का हो गया डी। पांचवे पे आ जाओ, हाँ ये कर रही क्या है, ये पांचवे में क्या बोल रहा है, एक वायर ले ली एल लेंथ की, ऐसे कुछ वायर ले ली, और इससे हमने एक हेक्सागन बना दिया, हेक्सागन ये, उसके अंदर करंट आई दे रखा है, ठीक है, आई करंट दे रखा है। चलो मैग्नेटिक मोमेंट बताना है उसका लूप का, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला होता है, एन आई ए, एन तो चलो एक ही टर्न है, यही होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज एन आई ए। एक वायर थी एल लेंथ की, उससे हमने हेक्सागन बना दिया, तो निकालना मैग्नेटिक मोमेंट, एन की वैल्यू 1 है, आई करंट दे रखा है आई, एरिया निकालना है इसका कितना होगा, उसके लिए साइड पता होनी चाहिए इसकी, इसकी साइड कुछ ले लो, ए ले लो, ठीक है। तो ए टोटल कितना हो जाएगा 6a, और 6a की लेंथ कितनी होनी चाहिए l, तो 6a इज इक्वल टू l, पेरीमीटर तो बराबर ही है भाई, तो a कितना आ गया l/6, ठीक है, जो भी आ गया l/6। अब इसका तुमको एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, तो देखो इसका सेंटर यहाँ पर होता है कहीं, और तुम ऐसे करके जोड़ दो, तो ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। कितने हो गए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक का एरिया निकालो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या होता है इक्विलेटर, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए सब ए, क्या होता है एरिया, √3a²/4, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद कर लो। अरे ट्रायंगल का एरिया कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते हैं यार, एरिया होता है √3a²/4 इक्विलेटरल का एरिया, लेकिन यहाँ पे तो 6 इक्विलेटर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये एरिया है तुम्हारा, एरिया टोटल एरिया, इसको उठा के वहाँ डाल दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू √3a² 6/4 है, और a की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो l/6, तो कितना हो जाएगा I √3/4 l²/36 इंटू 6, क्यों ये कट गया, 6 आ गया,
24 आ गया। तो √3 IL² अपॉन 24 D हो गया इसका। ठीक है, बताओ भाई। दो, ठीक है, और बताओ ये किसके नंबर हैं, जब बता दो, बताओ जल्दी जल्दी। सनी के कितने हैं? एक है, ठीक है, दे दो सनी को। और बोलो। 0, ठीक है, और बताओ। कार्तिक दे दो, कार्तिक 2। और बोलो जल्दी बोलो। नीशु 1, और बोलो। रौनक के 1, ठीक है, और कौन है? 1, ठीक है। देखो क्या है ना, नंबरों से नहीं डरना, कि नंबर तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है। तुमने क्या गलती की वो देखो, अपनी गलतियां ढूंढो, ये सोचो कि मैंने क्या किया। ठीक है, तुमने क्वेश्चन करते हुए क्या सोचा और कैसे सोचना चाहिए था, ऐसे बस वो सीखो। और ऐसी चीज़ें तो बार बार होती जा रही हैं, क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से तुमने कब इक्विलेटरल का एरिया अब याद रखना, ठीक है, आगे काम आएगा। हेक्सागन के बारे में जो बताया है, याद है? क्या बताया बताओ? हेक्सागन क्या होता है? 3√3 √3 A² 4 क्या होता है? और कुछ भी बताया है हेक्सागन में? 6 इक्विलेटरल होते हैं उसमें, हाँ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन से ना सीखने की कोशिश करो और याद रखो उसको, बाद में कभी भी आ सकता है कुछ भी। तो क्या कर लिया था? टॉर्क, टॉर्क पढ़ लिया था हमने। टॉर्क होता है M×B, MB sin थीटा, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो एक और चीज़ बताता हूँ। मूविंग कॉयल तो हमने टॉर्क पढ़ा था, उसमें तुमको मैंने बता दिया था कि इसका यूज़ कहाँ होता है? गैल्वेनोमीटर के अंदर होता है। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है यार, उसमें एक घड़ी सी होती है, उसमें नीडल होती है, करंट उसमें जाता है तो घड़ी हिल जाती है। तो घड़ी किससे जुड़ी होती है? वो कॉइल से जुड़ी होती है। एक अंदर लूप होता है जिसमें करंट दौड़ता है, तो उस पर टॉर्क लग जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी होती है अंदर से, देखो कैसे। ये ऐसे मान लो, ये मैग्नेट है, ये कैसे मैग्नेट है? देखो पता कैसे हैं, जैसे दो रेक्टेंगल है, नॉर्थ साउथ ऐसे करके, तो यहाँ पे ये तो
ठीक है, कोई गैप नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल, एक सिलेंड्रिकल ना ऐसा काट के निकाल दिया मैग्नेट को, इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल कट। ठीक है, शेप दे दी, मतलब उसको मैग्नेट को शेप दे दी सिलेंड्रिकल, ताकि यहाँ पे जगह बन जाए। ये नॉर्थ है, ये साउथ, मैग्नेट है और टच नहीं हो रही, मतलब टच क्या, टच कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा, बस ये ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल कट दे दिया। ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल कट मैग्नेट्स। इससे एक होता क्या है, क्यों करते हैं इससे, ऐसा इट इज यूज्ड टू गेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों करते हैं वही बताता हूँ। पहले देखो कि इसको सिलेंड्रिकल काट दिया, उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड पहले कैसी थी, सीधी सीधी होती थी ना, नॉर्थ से साउथ, ऐसे रेक्टेंगल तुमने रखे हुए तो कैसी थी, सीधी यूनिफॉर्म। अब ऐसी नहीं है, अब वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में घुसेगी, तो ऐसे घुसेगी यहाँ से। ये ऐसे नहीं होता एग्जैक्टली, थोड़ा सा इंटरसेक्ट नहीं करते वो, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, ऐसा होता है, यहाँ से चला गया है, यहाँ से आएगा और यहाँ से बिना छुए निकल जाएगा, फिर यहाँ से आएगा और तो हम उसको लगभग ऐसा बना लेते हैं कि यहाँ से जा रहा है और वहाँ निकल रहा है। ठीक है कि नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है। तुम खुद ही देखो, ये सीधे सीधे मैग्नेट ऐसे होते तो कैसा होता, सीधे सीधे सीधे, और जैसे जैसे तुम उसको मोड़ते जाओगे लाइन भी मुड़ती जाएगी। ये तुम सरफेस मोड़ रहे हो ना, तो लाइन ऐसे मुड़ जा रही है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ताकि तुमको वो समझ में आए कि रेडियल से क्या मिलता है हमको। तुम ये समझ लो कि ये जो लाइन जा रही है ना, ऐसे करके यहाँ से घूम के नीचे आ रही है, यहाँ ये जा रही है और यहाँ से घूम के वापस आ रही है, ये जा रही है और यहाँ से घूम के, टकरा नहीं रही आपस में, ये टकराती नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टकराती नहीं है वैसे ये भी नहीं टकराती। तो ये थोड़ा गलत डायग्राम है, लेकिन तुम्हें समझ जाओ कि लगभग ऐसा है कि वहाँ पे, यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ये टकरा नहीं रहा, समझ गए। अब लग रहा होगा क्यों, अब ये टकरा नहीं रहे हैं, तो लगभग इसको बोलते हैं रेडियल, मतलब जो सेंटर की तरफ जा रही है। ठीक है, हाँ। इससे क्या होता है, अब मान लो कि तुम्हारा जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, ये 2D में दिखाया है, 3D में नहीं दिखाया। 3D में तो तुमको पूरा रेक्टेंगल दिखा है, 2D में जैसे कि वो ये ऐसे है, ऐसे कैसे, ऐसे जो भी है ऐसे, तो तुमको साइड सामने से देखोगे तो तुमको ये दिखेगा, वो ये। और मैग्नेटिक फील्ड देखो कौन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड एक तो लाइन ये जा रही है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा यार, और क्या, कॉइल के परपेंडिकुलर, इसके ऐसे, ये ना परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अब चलो ये तो सीधी चली गई, इसके प्लेन में ही है। जो ऊपर से आ रही, देखो ऊपर से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आ रही है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक प्लेन के साथ में और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। अरे यार देखो ना, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड को ये ऐसी आ रही है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इधर को और एक, तो एक कंपोनेंट
प्लेन के पैरेलल और एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे सबके साथ होगा यार। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा ना। अब देखो इसी के ऑपोजिट वाली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होगी, देख लो इसके सामने वाली ये वाली, इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, पैरेलल हो गया और एक परपेंडिकुलर। इस वाली का इस मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ आएगा, एक पैरेलल और ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले और नीचे वाले। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी टोटल, ये वाली तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये तो बचेगी। तो सारी नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, प्लेन के पैरेलल। ये सब करने से क्या मिला, इसका कंपोनेंट जो इधर आ रहा था प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर में कोई भी कंपोनेंट नहीं आना, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तुम देख लो इसके ऊपर जितने मैग्नेटिक फील्ड है उतने नीचे होंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो बचा क्या, सिर्फ प्लेन के पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी, प्लेन के, हाँ ठीक है, प्लेन के पैरेलल रहेगी। तो प्लेन मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, इधर ही है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, प्लेन के पैरेलल। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। तो थीटा इज ऑलवेज 90। थीटा मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90। तो उससे क्या होगा, टॉर्क कितना होगा, अरे एम बी क्या होता है वो, एम बी या एन आई ए, क्यों एन आई ए बी साइन थीटा, और थीटा 90 है तो टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी साइन 91। तो ये टॉर्क कैसा है, ये देखो बी कांस्टेंट है, वो तो जो हम लगा रखा है मैग्नेट में, एरिया कांस्टेंट है, करंट भी मान लो पीछे से कांस्टेंट ही आ रहा है, मैं नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, तो टॉर्क कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। तो टॉर्क इज यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है इससे, किससे, ये सब करने से, ठीक है। हाँ, तो यूनिफॉर्म टॉर्क की भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी हम देखेंगे जब ये इसमें करंट जाएगा तो टॉर्क लगेगा, घूमेगा, तो घूमेगा तो घड़ी भी घूमेगी, इसके साथ ना घड़ी चिपका रखी होती है, मान लो ऐसे, घड़ी मतलब वो नीडल, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर दो तुम, ये गैल्वेनोमीटर देखा है ना, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 0 1 2 3, दूसरी तरफ भी 1 2 ऐसे करके, तो ये कॉइल घूमेगी तो नीडल भी घूम जाएगी, तो ऐसे करके करंट बताएगा। और अगर यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं है तो क्या होगा कि कहीं पे ज़्यादा घूमेगा, तेज़ी से घूमेगा, कहीं पे धीरे घूमेगा, तो वो हमको चाहिए नहीं, ऐसा कि घूमे तो बराबर घूमे, ठीक है कि नहीं। हाँ, इसीलिए यूनिफॉर्म टॉर्क सही रहता है, ताकि वो जो नीडल घूम रही है वो यूनिफॉर्मली घूमे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा घूम रही है वहाँ कम घूम रही है, बस ये बात है, ठीक है। अब देखो बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। अब ये जो कॉइल है इसको सपोर्ट करने के लिए हम एक और चीज़ लगाते हैं, ये एक सिलेंडर है, एक लोहे का सिलेंडर, ठीक है। अरे कॉइल घूमेगी, किसी पे तो टिकाओगे उसको, किसी पे तो लपेटोगे। तुम वो देखोगे पंखे की जो कॉइल होती है वो भी लोहे पे लपेट रखी होती है, नहीं तो खुल जो भी है, ठीक है। लोहे का सिलेंडर होता है, इसको बोलते हैं ये वाला सिलेंडर, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। कोर मतलब जो बिल्कुल जिस पे कॉइल लपेटी गई है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी एक काम है, इट इज़ यूज्ड टू एनहेंस ये रेडियल बना देता है, ये भी रेडियल बनाता है। एक तो रेडियल कौन बना रहा है, ऐसे काट के बना दिया, ये लगाने से और ज़्यादा रेडियल हो जाता है वो। ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे घूम घूम के जा रहा होगा यहाँ से, जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, ये उसको और अंदर सेंटर पे ले आता है और ज़्यादा रेडियल बना देता है। एनहेंस रेडियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
रेडियल ज़्यादा कर देता है और एक और काम करता है, ये 1000 गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड छोटे से मैग्नेट की होगी इतनी सी थोड़ी थोड़ी मैग्नेट उसकी 1000 गुना कर दे। हमें ज़्यादा मैग्नेट, ज़्यादा बड़ा मैग्नेट नहीं चाहिए। इट ऑल्सो इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स मतलब 1000 गुना मान लो तुम, ठीक है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी 1000 कर देगा वो। तो इसका काम ये है, ये सही चीज़ है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। किसी पे तो लपेट नहीं है, सॉफ्ट आयरन पर लपेट लो, उसका फ़ायदा भी है। अब दूसरी चीज़ ये है, करंट गया, ये घूम गया, घड़ी नीडल घूम गई और फिर तुमने करंट बंद कर दिया, तो ये नीडल वापस भी तो आनी चाहिए। तो वापस कौन लाएगा? तो वापस लाने के लिए एक स्प्रिंग होती है जो उसको वापस ले आती है। करंट डालोगे घूम जाएगी और बंद करोगे तो स्प्रिंग वापस ले आएगी। तो इसमें स्प्रिंग लगी होती है ये वाली, ऐसे मतलब वो जो खिलौने में स्प्रिंग होती है चाबी भरने वाली, हाँ वो गोल गोल, वही टॉर्जनल स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये क्या है भाई? टॉर्जनल स्प्रिंग, टॉर्जनल स्प्रिंग। तो कहीं पे अगर नीडल अटक गई, रुक गई, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जितना टॉर्क लगा रहा है और जो स्प्रिंग टॉर्क लगा रहा है, दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नीडल अगर रुकी हुई तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। टॉर्क ही नहीं है तो घूमेगा क्या? कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि तुमने करंट डाला इतना 3 जो भी है, 3 पे जाके रुक गई, तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो दोनों का टॉर्क क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो स्प्रिंग उसको पीछे खींच रही है और करंट उसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो दोनों का टॉर्क, तो टॉर्क स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग का टॉर्क ये होता है के फाई। टॉर्जनल स्प्रिंग का टॉर्क के इंटू फाई। जैसे स्प्रिंग, वो स्प्रिंग का फोर्स पढ़ते थे 11th में, के एक्स, याद है के एक्स? वैसे ही है वो तो वो वाली स्प्रिंग है जिसमें कि वो इलोंगेशन होता है या दबता है, खींचता है या दबता है, घूमता उमता नहीं है, ये घूम रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक्स नहीं लगाएंगे, आप एंगल लगा देंगे थीटा और फाई, ठीक है। ये क्या चीज़ है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। टॉर्जनल कांस्टेंट बोल दो, जो मर्जी बोल दो, स्प्रिंग कांस्टेंट, बहुत सारे नाम है इसके। टॉर्जनल कांस्टेंट और फाई क्या हो गया? डिफ्लेक्शन, कितना एंगल घूमा, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल या कॉइल, जो भी कह लो, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे। टॉर्क ये जो था हमारा निकाला हुआ इज इक्वल टू टॉर्क स्प्रिंग, ठीक है। तो के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, दोनों टॉर्क बराबर है। बस ये कंडीशन आ गई। तो इससे हम एक दो चीज़ें और निकाल लेते हैं। फाई अपॉन आई, ये फाई है, आई नीचे ले जाओ और के को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? एन ए बी बाई के, ठीक है। तो इसको एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। फाई अपॉन आई को, फाई समझ में गया क्या है? फाई जितना एंगल वो नीडल घूमी, आई हो गया करंट जितना उसमें गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रखी है, और के स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम आई को ये भी लिख सकते हैं वी बाय आर। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बैटरी वैटरी लगा रखी होगी, है ना, ऐसा समझ लो, कुछ तो पोटेंशियल होगा ही। तो आई को लिख सकते हैं वी बाय आर। तो यहाँ वी आ जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, फिर आर नीचे चला जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी फाई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर।
अरे वहीं से आया ये, V इज टू आई आर, आर आर कट जाएगा तो वही आ जाएगा, सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, जो हमने पढ़ा था ना टॉर्क। इस कोयल पे टॉर्क लग रहा है, देखने में थोड़ा अजीब है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मैग्नेट है गोल गोल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, रेडियल बोलते हैं उसको, जैसे रेडियस की तरह लग रहे हो। फिर हमने एक लोहे का सिलेंडर लिया, उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर हमने कॉइल बना रखी है, रख दिया, उसके साथ एक स्प्रिंग भी जोड़ दी, ये स्प्रिंग है। फिर हमने करंट डाला, तो कहीं पे जाके नीडल रुक जाएगी, तो वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों टॉर्क बराबर होगा तो फिर हमने कंडीशन निकाल ली, फिर हमने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल दी कि कितना करंट डालने पे कितना एंगल घूमेगा, वही है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, लिख लो। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना कर देता है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, तुमको बड़े मैग्नेट लगाने पड़ेंगे। इसीलिए इसको मैं अगले चैप्टर में और बताऊंगा, ठीक है।